अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखीर। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 22 दिसंबर 2024 को खासदार चंद्रकांत जी हंडोरे इनकी पत्रकार परिषद ली गई है और पत्रकार परिषद परभनी शहर के सावली विश्राम गृह वसमत रोड यहां पर ली गई है। इनके आने का मकसद सिर्फ यही था कि 10 दिसंबर 2024 को परभनी शहर में जिस तरह से यहां पर एक मनोरुग्ण, जिसे मनोरुग्ण बताया जा रहा है, उस व्यक्ति ने संविधान की प्रतिकृति की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के करीब में जिस तरह से यहाँ पर विटंबना की है और विटंबना करने के बाद में दूसरे दिन यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया है, दूसरे दिन शक्ति प्रदर्शन किया गया है बौद्धिस्ट समाज की जानिब से। और जिन निष्पाप लोगों को जो लोग यहाँ पर दोषी नहीं थे उन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की जानिब से, जिसके चलते सोमनाथ सूर्यवंशी इस नौजवान जो एलएलबी का विद्यार्थी था, 35 साल जिसकी उम्र थी, वो तरुण शहीद हो गया था। और ऑपरेशन के दरमियान जो अधिकारी कर्मचारी इसमें सहभागी थे उन तमाम लोगों पर मनुष्य वध का गुना दाखिल किया जाए, ऐसी भी मांगनी यहाँ पर भीम शक्ति सामाजिक संगठन के प्रमुख तथा खासदार चंद्रकांत हंडोरे इन्होंने पत्रकार परिषद में की है। यहाँ पर वाकोड़े और सूर्यवंशी इनके कुटुंब का जिस तरह से यहाँ पर सांत्वन करने के लिए आए थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही है। और जिस तरह से यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री दंगल पर करनी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दंगल के बारे में जो मालूमात दी है, ये पूरी तरह से पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा है। यहाँ पर चंद्रकांत जी हंडोरे साहब इनसे मुलाकात करने के लिए मुस्लिम समाज का भी एक शिष्टमंडल आया हुआ था और मुस्लिम समाज के शिष्टमंडल में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, सैयद बिल्डर्स के सर्वे सर्वा सैयद अब्दुल खादर, उसी के साथ में शालीमार ग्रुप के उबैद शालीमार, उसी के साथ यहाँ पर एसडीपीआई संगठन से ताल्लुक रखने वाले हाफिज मोहतशिम, उन्हीं के साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के इकबाल सर और मुस्लिम समाज के तमाम युवा यहाँ पर मौजूद थे। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर खासदार चंद्रकांत जी हंडोरे साहब इनसे मांगनी की है कि जो लोग यहाँ पर दोषी थे, जिन लोगों ने यहाँ पर ये गुनाह किया है, ये कृत्य किया है, यहाँ पर जिन लोगों पर अत्याचार किया गया है, अन्याय किया गया है और बेमुरवती से लाठियों से और काठियों से मारा गया है, उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग इन तमाम लोगों ने की है। और यहाँ खासदार चंद्रकांत हंडोरे साहब इनसे मुलाकात करने के लिए परभनी के माजी खासदार और माजी आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर, उसी के साथ में माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी महापौर रवि सोनकांबळे, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक विशाल राव बुद्धवन, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने जिस तरह से चंद्रकांत हंडोरे साहब इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में यहाँ तमाम ही लोगों ने ये बताया है कि जो जुल्म और ज्यादती यहाँ पर बुद्धिस्ट समाज के लोगों पर की गई है, वो जुल्म और ज्यादती पूरी तरह से खत्म किए जाए और गुने बुद्धिस्ट समाज के लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर किए गए, ये वापस लिए जाए। पुलिस महकमे की जानिब से ही वाहनों का भी नुकसान किया गया है और पुलिस महकमे की जानिब से ही वाहनों के अलावा यहाँ पर जाड़ पोड़ भी की गई है, ऐसा आरोप भी पत्रकार परिषद में खासदार चंद्रकांत हंडोरे साहब इन्होंने लगाया है। क्लियरली ऐसे वीडियो एविडेंस के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस महकमे के जवान ही ऑटो को तोड़ रहे हैं, ऑटो पर लाठियां मार रहे हैं और टू व्हीलर मोटरसाइकिल पर भी लाठियां बरसा रहे हैं और साथ ही जो प्रदर्शनकारी थे इन्हें भी बेरहमी से मारा जा रहा है। और ये वीडियो एविडेंस है, वीडियो में ही ये पूरी झलकियां दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर जो पूरे देश भर में धड़ल्ले से वीडियो वायरल हुए हैं उसमें ही ये दशा और दिशा दिख रही है कि किस तरह से पुलिस महकमे के लोग ही ये जुल्म और ज्यादती करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर आरोप खासदार चंद्रकांत हंडोरे इन्होंने पत्रकार परिषद में लगाया है पुलिस महकमे के लोगों पर। और एक अधिकारी को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात भी इस वक्त की गई है। और जिस तरह से यहाँ पर सोची समझी साजिश ये इसे बताया गया है खासदार चंद्रकांत हंडोरे इनकी जानिब से पत्रकार परिषद में, और पत्रकारों ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं कि क्या आप आगे का कदम उठाएंगे, तो उस बारे में भी चंद्रकांत हंडोरे साहब इन्होंने
पूरी मालूमात दी है और पूरी पत्रकार परिषद ही हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पत्रकार परिषद में खासदार चंद्रकांत हंडोरे साहब इन्होंने मालूमात दी है। और राहुल गांधी साहब जो केंद्रीय विपक्ष के नेता है वो भी 23 दिसंबर 2024 को परभनी में आने वाले हैं। उसी जिमन में ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनके ही आने की पूर्व तैयारी के तौर पर 22 दिसंबर 2024 को खासदार चंद्रकांत हंडोरे साहब ये आए हुए थे। और तमाम लोगों पर, जिन लोगों पर झूठे गुने दाखिल किए गए हैं, वो गुने भी वापस लेने की बात इस वक्त इन्होंने की है। और पुलिस महकमे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की भी मांग इस वक्त पत्रकार परिषद में खासदार चंद्रकांत हंडोरे साहब इन्होंने की है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया पत्रकार परिषद में खासदार चंद्रकांत हंडोरे साहब इन्होंने दी है, खुद उन्हीं की जबानी। परभणी अत्यंत घृणास्पद प्रकार घडून आणला गेला। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर असणारी संविधानाची प्रत, या प्रतीची तोडफोड एका समाजकंटकाने केली। आपण बघतोय की आपण सर्व देशभर संविधानाचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतो। पंतप्रधानांपासून ते विरोधी पक्ष नेत्यांपर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये संविधानाचा गौरव करण्याचं काम लोकसभेतील, राज्यसभेतील सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष या दोघांनी मिळून संविधानाचा गौरव केला। हे सगळं होत असताना देशाचे अत्यंत जबाबदार असणारे गृहमंत्री अमित शाह यांनी अत्यंत दुर्दैवी असं विधान केलं। आता तर आंबेडकर ही फॅशन झालेली आहे। आंबेडकर 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 असं म्हणत त्यांनी एवढे वेळेस आंबेडकरांचं नाव घेतलं। त्याऐवजी देवाचं जर नाव तुम्ही घेतलं तर तुम्हाला 7 वेळेस स्वर्ग सुख मिळेल, अशा पद्धतीचं अत्यंत हिंकस असं वक्तव्य त्या जबाबदार व्यक्तीकडून झालेलं आहे। पहिल्यांदा त्या गोष्टीचाही निषेध करतो। आणि दुसरं प्रकरण हे परभणीतलं संविधानाची तोडफोड, त्याला अटक व्हावी, त्याच्यावर पोलिसांनी कडक कारवाई करावी म्हणून संविधानप्रेमी जनतेनं शांततेनं कलेक्टर ऑफिसवर मोर्चा काढला। दुसऱ्या दिवशी परभणी शांततेमध्ये बंद करण्याचं आवाहन करण्यात आलं। त्यालाही सर्वांनी, सर्व समाजातल्या लोकांनी, सर्व व्यापारी वर्गाने उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला आणि हा बंद अत्यंत शांततामय पद्धतीनं पार पाडला गेला। खरं म्हणजे ही कुठल्या दोन समुदायामधली भांडणं नव्हती, संघर्ष नव्हता। पोलीस यंत्रणेनं या ठिकाणी जे सत्कृत दर्शनी आम्ही पाहिलेलं आहे आणि दिसलेलं आहे आम्हाला, त्यामध्ये पोलिसांनी प्रचंड अतिरेक केला, यंत्रणेचा गैरवापर केलेला दिसून येतो। अत्यंत अमानुष पद्धतीनं तरुण मुलं बघितली नाही, बायका बघितल्या नाहीत, लहान मुलं बघितली नाही, वयोवृद्ध माणसं बघितली, अशा सगळ्यावर अत्यंत निर्घृणपणे लाठीचार्ज केला की ज्याच्यामध्ये अनेक तरुण किंवा महिला गंभीर जखमी झाले। त्याच्यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी नावाचा अत्यंत हुशार असणारा विद्यार्थी जो आता शेवटच्या डिग्रीच्या वर्षाला होता, त्याचं अंतिम शिक्षण पूर्ण होत आलं असताना त्याला सुद्धा पोलिसांनी प्रचंड त्याला मारहाण केली आणि कस्टडीमध्ये नेऊन सुद्धा त्याला मारहाण केली। आणि याचा परिपाक असा झाला की त्याचा शेवटी मृत्यू झाला।
या शांततापूर्वक चाललेल्या आंदोलनामध्ये विजय वाकोडेसारखे अत्यंत जुने जाणते आंबेडकरी चळवळीचे आणि सर्वच समाजाला घेऊन जाणारे पत्रकार असतील, व्यापारी असतील, अधिकारी असतील, बहुजन समाजातले कार्यकर्ते असतील, दलित समाजातले असतील, मुस्लिम समाजातले, या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आणि सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जाणारा एक कार्यकर्ता अशी घटना घडल्यामुळं ते सुद्धा अत्यंत दुःखी झाले आणि या सगळ्या आंदोलनामध्ये ते सहभागी होत असताना ज्यावेळेस या सोमनाथचा मृत्यू झाला त्यावेळेस त्यांच्या अंत्यविधीला ते गेले असताना त्या ठिकाणी त्यांना छाती दुखू लागलं आणि ते घरी येऊपर्यंत ते एक्सपायर्ड झाले. अशा पद्धतीनं पोलिसांचा हा क्रूरपणा, त्याचे बळी एक आमचा नेता विजय वाकोडेजी आणि दुसरा विद्यार्थी हा त्याचा बळी झाला. हे सगळं घडवून आणण्याचं काम पोलीस करत असताना पोलिसांचं सहकार्य तर सोडूनच द्या, आणि निष्पाप कार्यकर्त्यांच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी गुन्हे दाखल केले, जे नॉन बेलेबल गुन्हे. मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान झालं असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आपण आपल्या टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही बघितलेलं आहे, सोशल मीडियावर सुद्धा आम्ही बघितलेलं आहे की पोलीसच रिक्षांची तोडफोड करत होते, काही बाईकची सुद्धा तोडफोड करताना ते चित्रण झालेलं आहे. याचाच अर्थ मालमत्तेचं नुकसान सुद्धा पोलिसांनी केलेलं आहे आणि निष्पाप लोकांवर त्या मालमत्तेचं नुकसान केलं असे गुन्हे सुद्धा दाखल केले. या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. काल विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीमध्ये जी घोषणा केली की सोमनाथ सूर्यवंशी याला श्वसनाचा त्रास होता, अत्यंत हुशार आणि चांगला विद्यार्थी, श्वसन काय त्याला कुठलाच त्रास नव्हता, फक्त पोलिसांच्या लाठीमारामध्ये, पोलिसांच्या लाठी चार्जमध्ये आणि कस्टडीमध्ये सुद्धा त्याला मारहाण करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. आणि म्हणून आम्ही मागणी करतो की जसा सोमनाथ सूर्यवंशीचा मारहाणीमध्ये मृत्यू झाला म्हणजे खून झाला असं आम्ही समजतो आणि खून करणारे हे कोणी पोलीस आहे, आणि म्हणून या सगळ्या पोलिसांच्यावर ते DYSP असतील, ते आणखी कुठल्या रँकचे पोलीस असतील, सिनियर PI असेल, PI असेल, SRPची पलटून असेल किंवा लोकल पोलीस स्टेशन मधले पोलीस असतील, जे ह्याच्यामध्ये सहभागी झालेले कल्प्रिट आहेत यांच्यावर सदोष वधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आम्ही मागणी करतो. त्याचबरोबर दुसरी मागणी आमची अशी आहे की जे कार्यकर्त्यावर ज्या पद्धतीनं अत्यंत जे गुन्हे की ज्याच्यातनं मुलं बाहेरच पडू शकत असे सगळे गुन्हे त्यांनी मागे घ्यावेत. मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत चुकीची स्टेटमेंट केली, त्यांनी मागे घ्यावी. न्यायालयीन चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे, तर न्यायालयीन चौकशी कोणाच्या मार्फत होते, केव्हा होते, त्याचा टाइम लिमिट काय, त्याच्यातनं काय निष्पन्न होणार आहे हे कोणालाच माहिती. अशा पद्धतीनं हे सगळं या देशामध्ये सुरू झालेलं आहे. एका बाजूनं या देशातलं सर्वोच्च असणारं सरकार, त्यांचे जबाबदार असणारे मंत्री, ज्या संविधानानं परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक परिश्रम घेऊन हे संविधान केलं, ते कुठल्या एका जाती आणि धर्मापुरतं मर्यादित होतं. हे या देशातली जी विविधता आहे आपण बघतोय की कन्याकुमारी पासून काश्मीरपर्यंत आणि नागालँड पासून सौराष्ट्रापर्यंत वेगवेगळी राज्य आहेत, त्यांच्या भाषा वेगळ्या आहेत, त्यांच्या चालीरीती वेगळ्या आहेत, त्यांच्या प्रथा परंपरा आहेत, त्यांच्या बोलीभाषा वेगळ्या आहेत. आपण तमिळनाडूला गेलो तर आपल्याला त्यांचं ते काय बोलतात आपल्याला कळत नाही, त्यांना हिंदी येत नाही, आपल्यालाही तमिळ येत नाही. म्हणजे असा हा सगळा विविधतेमध्ये एकता असणारा हा देश, या देशाला गेली 75 वर्ष समुद्रामध्ये ज्यावेळेस जहाजं चालतात तर जहाज एखादं चुकलं म्हणजे चुकू नये म्हणून समुद्रामध्ये दीपस्तंभ उभे केलेले असतात की जे बोटीला मार्गदर्शन करतात की
या रोडने जावा, या रोडने जावा. हा, तर अशा पद्धतीनं या देशाला दिशा देणारं हे संविधान आहे. दीपस्तंभासारखं गेली 75 वर्ष हे संविधान या देशाला मार्गदर्शन करत आहे. या संविधानामध्ये सगळ्या भारत देशातल्या नागरिकांना सगळ्या प्रकारचे अधिकार दिले. मागासवर्गीयांना दिले, बहुजनांना दिले. सगळ्यांचे धर्म कसे जोपासले पाहिजे त्यांना धर्म स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. प्रत्येकानं आपला धर्म आपल्या पद्धतीनं वाढवावा असंही मुभा दिलेली आहे. नागरिकांचे हक्क काय ते त्या संविधानामध्ये सांगितले. मी आता त्या खोलात जात नाही, परंतु हे संविधान सगळ्या देशासाठी मार्गदर्शक म्हणून आपण आज हे बघतो आणि त्याचा गौरव 75 वर्षामध्ये झालेला आहे. आणि अशा संविधानाला बदलण्याचं कट कारस्थान या देशामध्ये काही वर्षापासून सुरू झालेलं आहे. अटल बिहारी वाजपेयी ज्यावेळी पंतप्रधान होते, घटनेची रिव्ह्यू व्हावी म्हणून एक कमिटी झालेली होती. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आपण बघत असाल की 2014 पासून या सगळ्या त्यांच्या हिडन अजेंड्याला सुरुवात झालेली आहे. आणि आता तर संविधान बदलाची भाषा अबकी बार 400 पार म्हणजे काय की यांना 2/3 मेजॉरिटी लोकसभेमध्ये पाहिजे की ज्या माध्यमातून प्रयत्न त्यांचा आहे की संविधान बदलायचं. त्यांना आता 1 नेशन 1 इलेक्शन अशी भूमिका घेतली. कालच शेवटचा दिवस होता, संसदेमध्ये ते आलं. आमच्या राज्यसभेमध्ये पण ते आल्यानंतर एक संयुक्त समिती खासदारांची तयार केली, त्याची चिकित्सा, त्याचा अभ्यास आणि आता त्या समितीने ते विधेयक केलेलं आहे. याचाच अर्थ असा आहे की या देशामधली जेवढी राज्य असतील त्याच्यातल्या निम्म्या राज्याने संविधान बदलण्याच्या बाजूने जर भूमिका घेतली तर ही मेजॉरिटी, लोकसभेतली मेजॉरिटी अशा पद्धतीनं संविधान बदलण्यासाठी यांचे सगळे प्रयत्न सुरू झाले. आणि म्हणून यांचे अनेक नेते, हेगडे असतील किंवा आणखी कोणी असतील, उघड ह्या पद्धतीने ते सगळे करू लागलेले आहेत. मागच्या 2-3 वर्षापूर्वी जंतर मंतरवर संविधानाची प्रत करण्याचा प्रयत्न केला. इथे हा प्रकार घडलाय. याचाच अर्थ संविधानाला ठेच कशा पद्धतीने पोचवली पाहिजे, संविधान बदलण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केला गेला पाहिजे की ज्याच्यातनं पुन्हा एकदा मनोवादी संस्कृती या देशामध्ये आणण्याचा मागच्या दाराने प्रयत्न सुरू केलेला आहे. या देशातल्या या राज्यातल्या सूर्य जनतेनं या अशा कटकारस्थानापासून दूर राहावं. परभणीचं उदाहरण परभणीत आणून बघितलं, सर्वांनी चर्चा केली. इथं कुठल्याही 2 समुदायाची भांडण नाही. फक्त पोलीस यंत्रणा जी संविधानाचा एक भाग आहे, या पोलीस यंत्रणेनेच अशा पद्धतीनं कायदा हातात घेऊन हे सगळं घडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. उद्या आमचे नेते राहुलजी गांधी परभणीच्या दौऱ्यावर येत आहेत, तर त्याची पूर्वतयारी आम्हाला करण्यासाठी या ठिकाणी थांबवलं जातं. तर अशा पद्धतीनं या सगळ्या गोष्टीचा निषेध आम्ही करतोय. जे निष्पाप लोक आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्यांना त्यांच्यावरचे गुन्हे माफ केले जावे. पोलीस यंत्रणेने जो अत्याचार केलेला आहे त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे. मालमत्तेचं नुकसान पोलिसांनीच केलेलं आहे, त्यामुळे ते मालमत्ता सुद्धा भरून त्याची भरपाई पोलिसांनीच करून द्यायला पाहिजे. अशा वेगवेगळ्या आमच्या मागण्या आहेत. काय वाटतं या संदर्भामध्ये पोलिसांवर कारवाई होईल का? कारण मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य आलं त्याच्यानंतर काल उपमुख्यमंत्री पण येऊन गेले, ते म्हणले की चौकशी नंतर बघू सगळं. कसं आहे की आता ह्यांची मेजॉरिटी आलेली आहे, ऍब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणूया आपण. त्यामुळे हे जरा थोडेसे निर्डावलेले आहेत, लोक हवेत चाललेले आहेत. परंतु जनतेची ताकद वेगवेगळ्या माध्यमातून दिसून येते. आता तुम्हाला दिली जनतेनं ताकद, उद्या असा काय प्रकार घडला तर जनतेची ताकद दुसऱ्या बाजूने पण दाखवण्याची वेळ आली तर ते सुद्धा त्यांना त्याचा जाब द्यावा लागेल त्यांना. त्यामुळे कोणी अशा पद्धतीची बेताल वक्तव्य करण्यापेक्षा जी फॅक्ट आहे ती फॅक्ट जनतेसमोर आणली पाहिजे. खरं म्हणजे आता मुख्यमंत्र्यांना जे विधान केलेलं आहे त्या मुलाचा मृत्यू मारहाणीमुळे झाला. अरे आज ही मुलं या ठिकाणी बसलेली आहेत बघा, त्याचे हात मोडून बसलेले आहेत सगळे. अनेक मुलं आहेत या ठिकाणी.
आणि तुम्ही सांगतात की कुठल्या प्रकारचं मारहाण झाली नाही आणि मुलाचा मृत्यू झाला, म्हणजे धडधडीत तुम्ही खोटं बोलताय आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा सुद्धा या निमित्तानं निषेध करतो. राहुल गांधी उद्या येत आहेत, राहुल गांधी उद्या परभणीला येत आहेत. गिरीश महाजन यांनी आता काही वेळापूर्वी असं विधान केलंय की नोटंकी असणार आहे राहुल गांधीची, कारण कारवाई सगळी झालेली आहे. आरोपी विटंबना करणारा अटकेत आहे आणि आरोपी अटक आहे, सगळी कारवाई सुरू आहे. न्यायालयीन चौकशी आम्ही लावलेली आहे. राहुल गांधी आता जे येत आहेत ते केवळ नोटंकीसाठी येत आहेत असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलंय. आतापर्यंत नौटंकी करण्यामध्ये जर कोणाचा अग्रक्रम असेल तर तो भारतीय जनता पार्टीच्या या सगळ्या चिल्लर नेत्यांचा. त्यांना दुसरा काही कामधंदा नाहीये. राहुल गांधीजी जर उद्या येऊन नौटंकी करत आहेत असं जर तुमचं म्हणणं आहे तर मग अमित शहानं काय केलं मग तिकडे पार्लमेंटमध्ये? त्याचं उत्तर त्यानं द्यावं. आंबेडकर म्हणजे काय, कुणाची खाजगी मालमत्ता आहे का? तुम्ही अशा पद्धतीनं एका महापुरुषावर अशा पद्धतीचं अपमानजनक असं वक्तव्य करताय, ते दिसत नाही का तुम्हाला? राहुल गांधींनी गेल्या 2-3 वर्षामध्ये खऱ्या अर्थाने संविधान काय आहे ते लोकांना दाखवण्याचा प्रयत्न भारत जोडो यात्रा आणि भारत जोडो न्याय यात्रा, जी कन्याकुमारी पासून ते काश्मीर पर्यंत जी यात्रा काढली, त्याच्यामध्ये संविधान आणि लोकशाही हे लोकांना कळलं पाहिजे. संविधान कसं आहे, कुणासाठी आहे, काय करतं हे लोकांना कळण्यासाठी त्यांनी या देशामध्ये प्रचंड जनजागृती केली आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून त्यांची ही जनजागृतीची मोहीम चालू आहे. आणि अशा वेळेस जर असे लोक वक्तव्य करतायत तर याचाच अर्थ असा आहे की शहानी जे स्टेटमेंट केलं किंवा परभणीत घडलेली घटना आहे ही त्यांना डायव्हर्ट करायची आहे. म्हणजे या संविधानाबद्दल ते जे काय बोललेले आहेत ते सगळं त्यांना डायव्हर्शन द्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने राजनीती करायची आहे. त्याच्यामध्ये त्याच्या पलीकडे दुसरं काही नाही. ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, ड्यूटी पर वाइस महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और उसी के साथ में आयारा मैडम, इन्होंने मिलकर मैं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम ही जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इन तमाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भेजी है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है
स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुजम्मिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।